Morning to all. Welcome to Essay Commerce Zone. Today I am going to start a new subject that is corporate restructuring and insolvency CRI. तो इसको आज हम लोग एक नए जोश और नए उमंग के साथ पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाए, कंपटीशन में हम सरवाइव कर सकें। ये सब रीजंस होते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग के जो कॉमन टूल्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं, मोस्ट कॉमनली टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग दैट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यही दिया हुआ है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। It is an expression that connotes a restructuring process undertaken by a business enterprises. तो इसको हम क्यों करते हैं? विद अ व्यू टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट और टू अडॉप्ट टू अ चेंजिंग मार्केट। ये एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ स्ट्रैटेजी होती है। अगर रीस्ट्रक्चरिंग अगर हमें करना है, अगर हमें कंपनी को, अपने बिजनेस को बिगर बनाना है, तो अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी के थ्रू चलेंगे तो इट कैन टेक ईयर्स और डिकेड्स टू डबल द साइज ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए हम लोग मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू अचीव करते हैं। तो अब इसीलिए बोला गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है? नीड एंड स्कोप। फर्स्ट पॉइंट, टू एनहांस द शेयर होल्डर्स वैल्यू। सेकेंड, डिप्लॉइंग सरप्लस कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंस प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन अनदर। इट मीन्स अगर हमारे पास सरप्लस कैश है तो उसको हम किसी भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ के बिजनेस में लगाएंगे पैसा। रिस्क रिडक्शन। फोर्थ, इंक्रीज द मार्केट शेयर। फिफ्थ, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर और एक्विजिशन सब हम लोग करते क्यों हैं? टैक्स बेनिफिट लेने के लिए या कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, मतलब हम एलिमिनेट ना हो जाएं। एंड अब बात करें मोटिव्स बिहाइंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो देयर आर बेसिकली टू मोटिव्स। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल मोटिव्स एंड सेकेंड इज़ अदर मोटिव्स। फाइनेंशियल मोटिव्स की बात करें तो वही जो ऊपर नीड एंड स्कोप है वही पॉइंट इसमें रिपीट किया गया है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर मोटिव्स की बात कर रहे थे तो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस रिस्क, सेकेंड एलिमिनेट कंपटीशन, थर्ड ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, फोर्थ इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फिफ्थ टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है RCBOV। आर मीन्स रिस्क, सी मीन्स कंपटीशन, बी मीन्स बेनिफिट्स, O मीन्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वी मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट्स। अदर मोटिव्स की बात करें तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किसी भी सिक कंपनी को हम रिवाइव कर सकते हैं, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंसी कंपनी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग: फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग किससे डील करता है? फाइनेंस वर्ड से रिलेटेड, मीन्स रेजिंग फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। इसको हम क्यों करते हैं? जैसे कि अगर पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या एक्सटर्नल कंपटीशन है या कोई भी लॉस है मार्केट शेयर का, तो इसलिए हम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है, डील्स विद द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल बेस एंड रेजिंग फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। अब बात करें मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग की, तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग किससे डील करता है? इट डील्स विद द रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट्स वेयर द कंपनी प्लान टू ऑपरेट ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज। अब बात करें टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग की, तो टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स to adopt a new technology that changes the way an industry operates. बात करें ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की, तो इट इन्वॉल्व द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसको कौन कौन से एक्ट रूल गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्ट का नाम दिया हुआ है: कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपटीशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड फेमा। अब बात करें कि मर्जर और एक्विजिशंस के बारे में, तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। तो मर्जर जो होता है वो फ्रेंडली टेक ओवर होता है। फ्रेंडली टेक ओवर मीन्स कि विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। और एक्विजिशन जो है हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब ज़बरदस्ती हम एक्वायर कर रहे हैं। तो मर्जर में न्यू कंपनी क्रिएट होती है, लेकिन एक्विजिशन में कोई न्यू कंपनी क्रिएट नहीं होती है।
जैसे एग्जाम्पल दिया गया है मर्जर में। मर्जर सबसे पहले होता क्या है कि इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज वेयर बाय द आइडेंटिटी ऑफ वन और मोर इज लॉस्ट रिजल्टिंग इन सिंगल कंपनी। और एक्विजिशन में क्या बोला है, एन एक्विजिशन रेफर्स टू परचेज ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर, मतलब कोई भी स्मॉलर कंपनी को कोई लार्जर कंपनी एक्वायर कर रही है, जैसे होल्डिंग और सब्सिडरी का केस होता है। तो ये मर्जर, एक्विजिशन और एमलगमेशन के बीच का डिफरेंस ये है कि एमलगमेशन जो है टू या जैसे बोलते हैं ना कि एमलगमेटिंग कंपनी और एमलगमेटेड कंपनी। तो एमलगमेटिंग कंपनी क्या है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कंपनी इसको बोल देंगे। और एमलगमेटेड कंपनी मतलब जिसमें वो एमलगमेट हो रही है, जिसके साथ मर्ज हो रही है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। अब बात करें हम लोग कि मर्जर एंड एक्विजिशन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग सेक्शन है कि अगर फॉरेन कंपनीज का मर्जर एमलगमेशन हो रहा है तो वो सेक्शन 234 से डील करता है। और अगर अदर देन फॉरेन कंपनीज छोड़ के किसी भी कंपनी का मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है या एमलगमेशन हो रहा है तो वो सेक्शन 232 से डील करता है। अब बात करें कि मर्जर एंड एक्विजिशन हम लोग करते क्यों हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, मर्जर जैसे एक कंपनी जो है ए जो है बी के साथ मर्ज हो रही है तो वो क्यों होना चाहेगी। First point, becoming bigger. Many companies use merger and acquisition to grow in size, while it can take years or decades to double the size of the company through organic growth. इसीलिए ऊपर पॉइंट जो दिया था कि इट इज़ एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सेकेंड, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए मर्ज करते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जैसे अगर दो कंपनी मर्ज होगी तो उसका आउटपुट बढ़ेगा तो जो कॉस्ट पर यूनिट है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। कंपटीशन में रहने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उससे हम लोग अपडेट रहते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। इसमें बोला बाय बाइंग अ स्मॉलर कंपनी विथ यूनिक टेक्नोलॉजीज अ लार्जर कंपनी कैन मेंटेन और डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एज। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव मार्केट रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी। जो कंपनी है वो अदर कंपनीज को बाय करती है टू रीच द न्यू मार्केट एंड ग्रो रेवेन्यूज़ एंड अर्निंग। जब मार्केट बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। अब बात करें कि मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं तो कंपनी क्या करती है, या तो एसेट परचेज करेगी, या तो कॉमन शेयर परचेज करेगी, या एसेट्स के बदले में शेयर्स एक्सचेंज करेगी, या शेयर के बदले में शेयर एक्सचेंज करेगी। तो इसमें अब ये दिया हुआ है कि इट इंक्लूड्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज मर्जर, एक्विजिशन, एमलगमेशन, कंसोलिडेशन, टेंडर ऑफर, परचेज ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट बाई आउट। तो इसको एक एक करके पढ़ रहे हैं। मर्जर की बात की है, मर्जर क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ मर्जर क्या होता है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मर्जर। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर मीन्स, जैसे एग्जांपल दिया है, फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम को एक्वायर कर रहा है क्योंकि ये सेम मार्केट में और सेम प्रोडक्ट लाइन में है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, मर्जर बिटवीन कंपनी सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट एंड शेयर द सेम प्रोडक्ट लाइन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मर्जर। एग्जांपल जैसे दिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑपरेटेड इन द सेम इंडस्ट्री वेयर इन सिमिलर प्रोडक्शन स्टेज इन रिगार्ड टू देयर फोटो शेयरिंग। दोनों का काम तो वही है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया। अब सेकेंड इज़ वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है कि सेम इंडस्ट्री में है लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टेज है वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक ABC लिमिटेड है, एक XYZ लिमिटेड है। तो ABC लिमिटेड शूज़ प्रोड्यूस कर रही है और XYZ जो है वो लेदर बना रही है। कंपनी तो सेम है, लेदर से ही तो उससे शूज़ बनेगा। तो ये वर्टिकल मर्जर हो गया। अब नेक्स्ट बात करें कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो अनरिलेटेड टू ईच अदर हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, वॉच मैन्युफैक्चरर जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर को एक्वायर कर रहा है, तो इन लोग का कोई भी कॉमन बिजनेस एरिया नहीं है। तो इसमें यही दिया है, इट इज़ अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरियाज। इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज अनरिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट बात करें कॉन्जेनरिक मर्जर। इसमें क्या होता है कि बिजनेस जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप्स, टेक्नोलॉजीज और फंक्शन। रिवर्स मर्जर जस्ट उल्टा है कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो ये रिवर्स मर्जर हो गया। अब बात करें एमलगमेशन की, तो एमलगमेशन मतलब भी बता दिए क्या होता है। अब रीज़न क्या होता है एमलगमेशन का, पॉइंट ऑलमोस्ट कॉमन है कि कंपटीशन को एलिमिनेट करना, टैक्स सेविंग करना,
रिस्क को रिड्यूस करना, मार्केट में सस्टेन रहना, सरवाइव करना, शेयर होल्डर्स वैल्यू को इंक्रीज़ करना। अब एमलगमेशन की बात करें तो ये कंपनीज एक्ट में डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट एमलगमेशन को डिफ़ाइन किया है कि जितनी भी प्रॉपर्टी या जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो एमलगमेटेड कंपनी की हो जाएंगी, और या जो शेयर होल्डर्स जो हैं एमलगमेटिंग कंपनी के नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ एमलगमेटेड कंपनी। अब बात करें कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन क्या है? इट इज़ क्रिएट्स अ न्यू कंपनी। जो स्टॉक होल्डर्स दोनों के कंपनीज के हैं वो अप्रूवल देंगे, एंड आफ्टर द अप्रूवल दे रिसीव द कॉमन इक्विटी शेयर्स इन द न्यू फर्म। तो ये हो गया कंसोलिडेशन। अब बात करें टेंडर ऑफ़र की, तो टेंडर ऑफ़र क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है वो दूसरे फर्म को या दूसरे कंपनी को ऑफ़र करती है टू परचेज दी आउटस्टैंडिंग स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो डायरेक्टली कंपनी के शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करती है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है तो वो आप लोग देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का। फिर दिया एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स मीन्स क्या हुआ? इट इज़ अ परचेज ऑफ एसेट्स, मतलब कि एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी के एसेट्स को एक्वायर कर रही है, लेकिन जिस कंपनी का एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर अब बात करें मैनेजमेंट बाई आउट की, तो मैनेजमेंट बाई आउट क्या होता है कि जो कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वही अपनी कंपनी को जो है बाई कर लेती है, तो इसीलिए नाम दिया गया है मैनेजमेंट बाई आउट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट बाई आउट को सक्सेसफुल बनाते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अ कंपनी। ऐसे तो बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं, वो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि कंपनी विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड नेक्स्ट इज गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कंपनी। तो ये सब पॉइंट जो अभी बताए हैं कि टेंडर ऑफ़र क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, मैनेजमेंट बाई आउट क्या होता है, तो ये जो ऊपर दिया था मर्जर एंड एक्विजिशन इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन सच एज, तो उसको एक एक करके डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं डीमर्जर की। डीमर्जर क्या होता है कि एक कंपनी को वेरियस कंपोनेंट्स में डीमर्ज कर देना, मतलब अपने से अलग कर देना। तो इसमें यही बोला है, इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी इन विच अ सिंगल बिजनेस इज़ ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स। तो जैसे एमलगमेशन हम लोग पढ़े थे कि एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 जो है एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं वो एमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो सेम पॉइंट डीमर्जर में भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि द ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग इज़ एन गोइंग कंसर्न, एंड जो रिजल्टिंग कंपनी है वो कंसिडरेशन में क्या देगी, या तो शेयर्स देगी ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि वेयर द रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज़ द शेयर होल्डर्स, अगर वो ऑलरेडी जो है डीमर्ज कंपनी की शेयर होल्डर्स है या तो नॉमिनीज़ हैं उनको हम लोग शेयर्स नहीं दे सकते हैं। तो ये अब इसमें जो डीमर्ज हो रही है, डीमर्ज इसमें दो पार्टीज आ जाएगी, जैसे उसमें हम लोग एमलगमेटिंग एंड एमलगमेटेड की बात कर रहे थे, यहाँ पर डीमर्ज और रिजल्टिंग कंपनी की बात करेंगे। जो डीमर्ज हो रही है उसको डीमर्ज कंपनी बोलेंगे, और जिसमें हो रही है उसको रिजल्टिंग कंपनी बोलेंगे। बात करें कि अगर डीमर्जर हो रहा है तो जो भी उस डीमर्ज कंपनी का जो एक्युमुलेटेड लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो इसमें बोला गया है कि अगर डायरेक्टली रिलेटेबल है तो वहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी के हैंड्स में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है तो उस प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यही दिया है। अब टाइप्स ऑफ डीमर्जर भी है, जैसे टाइप्स ऑफ मर्जर हम लोग पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्जेनरिक एंड रिवर्स मर्जर। इसी तरह टाइप्स ऑफ डीमर्जर है डाइवेस्टिचर, स्पिन ऑफ, स्प्लिट एंड इक्विटी कार्व आउट। तो डाइवेस्टिचर मतलब कि अपने किसी भी एसेट्स को सेल करना या डिस्पोज ऑफ करना। तो वो हम कब करते हैं? जब हमें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या कैश फ्लो नहीं आ रहा है या हम कंपटीशन से मीट नहीं कर पा रहे हैं या टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास अपडेटेड नहीं है, तब हम अपने किसी भी एसेट्स को, किसी भी पार्ट को सेल कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। अब स्प्लिट की बात करें कि स्प्लिट मतलब क्या होता है? स्प्लिट मतलब कि जो हमारी स्टैग्नेंट यूनिट है
जिससे मतलब हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको रिमूव कर देते हैं अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस से। तो उसमें का भी दो टाइप बताया गया है, एक स्प्लिट ऑफ और एक स्प्लिट अप। तो स्प्लिट ऑफ में क्या होता है कि जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं शेयर फॉर अ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। और अब बात करें स्पिन ऑफ की, तो स्पिन ऑफ में क्या होता है, स्प्लिट में एक्सचेंज करते हैं, स्पिन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्पिन ऑफ में ये बोला है कि शेयर्स ऑफ न्यू एंटिटी आर ट्रांसफर टू द पेरेंट कंपनी ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। तो उसका भी दो अप्रोचेस है। पहला डायरेक्टली जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं। और अप्रोच टू में जो न्यू कंपनी है वो जो है पेरेंट कंपनी को देगी, फिर पेरेंट कंपनी जो है उसको शेयर्स को सेल करेगी। फिर अब बात करते हैं इक्विटी कार्व आउट की। तो इक्विटी कार्व आउट मीन्स जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं तो उसको जो हम ऑफ़र कर रहे हैं पब्लिक को, तो वो इक्विटी कार्व आउट होता है। स्लम सेल क्या होता है, स्लम सेल मीन्स कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर द लम सम कंसिडरेशन बट विदाउट वैल्यू असाइन टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो वो स्लम सेल हो गया। तो उसका भी टैक्स एक्सपेक्ट अलग अलग होता है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे टैक्स सब पे लगता है, स्लम सेल पे जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करें जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, यहाँ पे जो दो पार्टीज़ हैं वो आती हैं, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करती हैं। क्यों कंबाइन करती हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स एंड नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर्स। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स में क्या होता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो क्रिएट होती है, और नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर्स में कोई भी सेपरेट एंटिटी जो है क्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पे यही दिया है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स में द न्यू एंटिटी बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट्स विच आर contributed by the parties, and non-equity में the two parties exercise some elements of control in joint venture। और रिवर्स मर्जर के बाद की यही थे कि जहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो है बिकम्स अ पब्लिक कंपनी बाय एक्वायरिंग इट, या जो स्मॉल कंपनी है वो लार्जर कंपनी को एक्वायर करेगी। रिवर्स बोल रहा है, ऐसे नॉर्मली जो है क्या होता है, लार्जर कंपनी एक्वायर करती है स्मॉलर कंपनी को, जैसे एक्विजिशन में हम लोग जो एग्जांपल पढ़े थे, तो उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक्वायर करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।